गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपका चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमने इसमें देख लिया था कि हम कैसे प्लांट्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कैसे फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचा रहे हैं डिफॉरेस्टेशन करके, और इसके कॉजेज़ भी देख लिए थे कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। उससे हमें ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, ड्रॉट्स की समस्या हो जाएगी, डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा। तो इन सब से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ करना पड़ेगी। हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना होगा। तो जो फॉरेस्ट है उनको कंजर्व करने के लिए, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया में और हर जगह पर 3 चीज़ों का यूज़ किया जाता है। हमारा जो फ्लोरा एंड फोना होता है, फ्लोरा एंड फोना मतलब पर्टिकुलर रीजन में कौन से प्लांट्स हैं और कौन से एनिमल्स हैं, उसको फ्लोरा एंड फोना बोलते हैं। तो फ्लोरा एंड फोना एंड देयर हैबिटेट्स को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्टेड एरियाज़ बनाए गए हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज़ कैसे, कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं? 3 प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं। फर्स्ट है सेंचुरीज़ बनाई गई है, नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं और बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए हैं। हैव बीन earmarked. Plantation, cultivation, grazing, felling trees, hunting and poaching are prohibited there. और यहाँ ये एक ऐसे एरियाज़ हैं, जंगलों जैसे ही होते हैं ये एक ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर कोई भी प्लांटेशन, कल्टीवेशन, कोई भी कुछ उगा नहीं सकता, कोई भी कुछ कल्टीवेट नहीं कर सकता, कोई भी खेती वगैरह नहीं कर सकता। इन एरियाज़ में कोई भी भेड़ बकरियों को चरा नहीं सकता, कोई भी ट्रीज़ वगैरह को काट नहीं सकता, हंटिंग और पोचिंग कोई नहीं कर सकता। ये सारी एक्टिविटीज़ जो होती है, जो ह्यूमंस बेसिकली करते हैं ट्रीज़ के साथ, वो पूरी तरीके से मना होती है, प्रोहिबिटेड किया जाता है। फर्स्ट होती है सेंचुरी। सेंचुरी में क्या होता है? एरियाज़ वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। सेंचुरी ऐसी बनी होती है जहाँ पर जो भी एनिमल्स होते हैं उन्हें किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं किया जाता, उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है। नेशनल पार्क होते हैं, उसके बाद नेशनल पार्क क्या होते हैं? एरियाज रिजर्व्ड फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज़ द हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। जो कि नेशनल पार्क्स जो होते हैं वो पूरी तरीके से एनिमल्स के लिए बने होते हैं, वो फ्रीली इधर से उधर घूम सकते हैं, वहाँ का जो हैबिटेट होता है उसको यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड होता है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? लार्ज एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स एंड एनिमल्स रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्राइबल्स लिविंग इन द एरिया। बायोस्फीयर इनसे डिफरेंस ऐसे होता है कि बायोस्फीयर रिजर्व्स में भी बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ, सेंचुरी, प्लांट्स, एनिमल्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? प्लांट्स और एनिमल्स के साथ साथ ट्राइबल्स जो होते हैं, ट्राइबल्स मतलब जो पुराने लोग होते हैं जो कि जंगलों में ही रहते आ रहे हैं, उन लोगों को भी यहाँ पर जगह दी जाती है। वो भी यहाँ पर फ्रूट्स वगैरह जो भी उगते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन नेशनल पार्क और सेंचुरीज़ में तो कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं है। यहाँ पर कोई भी हंटिंग, पोचिंग या फिर कोई भी वहाँ का चीज़ों का यूज़ नहीं कर सकता। ये पूरी तरीके से एक्सक्लूसिवली फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स ही होते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स की जब बात आती है, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द एरिया मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पर पूरी तरीके से प्लांट्स, एनिमल्स सबको प्रोटेक्ट किया जाता है। बहुत सारी वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर पाए जाते हैं। सबसे फेमस जो है वो है पंचमनी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि हमारे एमपी में ही है। अब है टॉपिक फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा मतलब क्या होता है? फ्लोरा मतलब होता है कि प्लांट्स, और फोना मतलब होता है एनिमल। तो एक पर्टिकुलर रीजन में जो भी प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं उसको उस जगह का फ्लोरा एंड फोना बोलते हैं। जैसे पाइन ट्री जो है वो सिर्फ हिमालयन रीजन में पाया जाता है, तो वो वहाँ का फ्लोरा हुआ। वैसे ही जो पर्टिकुलर रीजन में जो फ्लोरा एंड फोना पाए जाते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग प्लांट्स पाए जाते हैं, अलग अलग एनिमल्स पाए जाते हैं, तो उसको उस जगह का फ्लोरा एंड फोना बोलते हैं। इसके बाद है टॉपिक इंडेमिक एनिमल्स, इंडेमिक स्पीसीज।
इंडेमिक स्पीसीज क्या होती है? इंडेमिक स्पीसीज आर दो स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया। इंडेमिक स्पीसीज वो होती हैं जो कि एक एरिया में ही पाई जाती हैं। कुछ एनिमल्स या कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? इंडेमिक स्पीसीज ही बोलते हैं। जैसे कुछ ही कंट्री में पाए जाते हैं, या फिर एक ही कंट्री ऐसी है जहाँ पर वो पाए जाते हैं, और एक ही कंट्री का एक ही स्टेट है जहाँ पर वो पाए जाते हैं। कुछ भी प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है। स्पीसीज मतलब प्लांट्स और एनिमल्स दोनों। तो प्लांट्स और एनिमल्स हो सकता है किसी भी तरीके का, वो होते हैं एंडेमिक स्पीसीज जो कि एक पर्टिकुलर रीजन में ही पाए जाते हैं। पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल्स और प्लांट में बी एंडेमिक टू जोन और स्टेट और अ कंट्री। एग्जाम्पल के लिए हमने जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व देखा था, वहाँ पर एक ये जो स्क्वेरल है, गिलहरी है, बहुत फेमस है। ये एकदम कलरफुल दिखती है। इसको बीसोन इंडियन जाइंट स्क्वेरल भी बोला जाता है, और ये सिर्फ वहीं पर ही पाई जाती है। इसीलिए इसको इंडेमिक स्पीसीज बोल सकते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर रीजन, पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाए और कहीं पर भी ना मिले। तो ऐसी स्पीसीज को क्या बोलते हैं? इंडेमिक स्पीसीज। आई होप आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व्स और नेशनल पार्क है, ये सब समझ आया होगा। बहुत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर क्या किया जाता है? ये प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पर एक्सक्लूसिवली प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। यहाँ पर किसी भी तरीके का पेड़ों को काटना, एनिमल्स की हंटिंग या पोचिंग करना, उन्हें मारना, ये सब पूरी तरीके से मना होता है। यहाँ कहीं कहीं तो ह्यूमंस को जाने ही नहीं दिया जाता, और जाने भी देते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लिया जाता है। वहाँ पर कचरा वचरा नहीं फेंक सकते, या फिर वहाँ पर दूर से ही एनिमल्स को कुछ नुकसान नहीं पहुँचाना है। तो ये सब चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह क्या करती हैं, ये एनिमल्स को एक फ्रीडम प्रोवाइड करती हैं, एक प्रोटेक्टेड एरिया प्रोवाइड करती है। नहीं तो अगर ह्यूमंस को अपॉर्चुनिटी मिले तो ह्यूमंस तो सारे फॉरेस्ट को काट दें, लेकिन गवर्नमेंट ने ये निर्धारित कर दिया है कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पर कोई भी पेड़ों को काटा वाटा ना जाए। इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी एनिमल्स होते हैं उनको बहुत अच्छी एक एरिया मिलता है, उनका खुद का एरिया मिलता है, सुटेबल लिविंग कंडीशन उन्हें मिलती है, जहाँ जिसकी वजह से वो शहरों में नहीं आते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका जंगल कन्फाइंड होता है, वो वहीं पर रहते हैं। अगर जंगलों को काट दिया जाए तो ये कौन सी प्रॉब्लम आ जाती है कि जो एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं वो कि हमारे रहने वाले इलाकों में आ सकते हैं, जिसकी वजह से लोग उन्हें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसीलिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं, जो कि एक एरिया लिमिटेड कर दिया है एनिमल्स और प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ पर ह्यूमंस जो हैज़ार्डियस एक्टिविटीज़ करते हैं, जो पेड़ों को काटते रहते हैं, हंटिंग पोचिंग जो करते हैं, वो सख्त तरीके से मना होती है। नेशनल पार्क क्यों बनाए गए? क्योंकि एक टाइगर, आपको पता है कि टाइगर्स जो है उनकी जो संख्या है बहुत कम होती जा रही है, उनकी पॉपुलेशन एकदम गिरती जा रही है। तो एक टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया था, जिसके अनुसार जो कि टाइगर की पॉपुलेशन जो बहुत कम होती जा रही है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी हंटिंग और पोचिंग करता था उसको इलीगल घोषित कर दिया गया था, ताकि अगर कोई भी टाइगर की हंटिंग शिकार करता हुआ मिलेगा तो उसको क्या करेंगे, उसको जेल की सज़ा होगी, और सज़ा का भी पूरा प्रावधान बनाया गया था। तो ये क्यों किया गया था? क्योंकि जो टाइगर्स है उनकी जो पॉपुलेशन है धीरे धीरे कम होती जा रही थी, तो ऐसा ना हो इसी वजह से ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स और ये सब बनाए गए हैं, ताकि जो एनिमल्स हैं वो भी उनके एरिया में आराम से रह सकें। इसके बाद एक टर्म आती है इंडेंजर्ड एनिमल्स। ठीक है, जो टाइगर को क्यों प्रोटेक्ट किया, टाइगर प्रोजेक्ट क्यों चलाया गया था? क्योंकि टाइगर्स जो हो रहे थे वो इंडेंजर होते जा रहे थे। इंडेंजर का मतलब होता है कम होते जा रहे थे, उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही थी। तो वैसे ही इंडेंजर्ड एनिमल्स क्या होते हैं, जिनकी पॉपुलेशन क्या है समय के साथ साथ कम होती जा रही है। जो एलिफेंट्स हैं वगैरह, इन सब के जो स्क्रीन पर आपको जितने भी एनिमल्स दिख रहे हैं, पांडा हो गया, चिंपांजी हो गया, इन सब की पॉपुलेशन कम होती जा रही है समय के साथ साथ, इसीलिए इनको इंडेंजर्ड एनिमल्स बोलते हैं। अगर इनका कोई शिकार वगैरह करता है तो उनके ऊपर लीगल एक्टिविटीज़ होती हैं।
लीगल चार्जेस फाइल किए जाते हैं, क्योंकि ये इंडेंजर होते जा रहे हैं। अगर इनका शिकार और करते गए तो एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि ये स्पेसीज पाई नहीं जाएगी, और जब ऐसा टाइम आ जाता है तो उसको बोलते हैं एक्सटिंक्शन, मतलब वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। जैसे डायनासोर्स हैं, जो डायनासोर्स हमने नाम सुना है लेकिन हमने कभी देखा नहीं है, उनकी जो हड्डियां वगैरह ये सब पाई जाती हैं, लेकिन वो क्या हो गए हैं, अब एक्सटिंक्ट हो गए हैं। एक्सटिंक्ट मतलब अब वो ख़त्म हो गए हैं। तो वैसे ये जो इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं वो एक्सटिंक्ट होने का खतरा उनका बना होता है। इसी वजह से गवर्नमेंट बहुत सारे मेजर्स करती है कि वो जो एनिमल्स है वो एक्सटिंक्ट ना हो। एक्सटिंक्ट एनिमल्स क्या होते हैं, जो कि पाए ही नहीं जाते। इसके बाद आपका टॉपिक था इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? एन इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया अलोंग विथ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स सच एज क्लाइमेट, सॉइल, रिवर, डेल्टाज एक्सेट्रा। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम एक किसी भी जगह का इकोसिस्टम में सारी चीज़ें आ जाती है, प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आ जाते हैं। इसके साथ साथ जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट जिसको हम एबायोटिक भी बोलते हैं, तो जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं वो भी इसमें आ जाते हैं। जैसे क्लाइमेट हो गया, सॉइल हो गई एक जगह की, कोई भी रिवर हो गई, कोई सनलाइट वगैरह, ये सब चीज़ें भी उसमें आ जाती हैं। तो इकोसिस्टम में ये सारी चीज़ें नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स सब मौजूद होती हैं। इसके बाद आपका टॉपिक है रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक ऐसी बुक होती है जिसमें एक वार्निंग सिग्नल की तरह ये बुक काम करती है। इसमें सब जो भी प्लांट्स और एनिमल्स जो भी एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, जो कि अब पाए नहीं जाते, उनकी पूरी लिस्ट दी गई होती है। इसके साथ साथ में जो एनिमल्स और प्लांट्स इंडेंजर होते जा रहे हैं, इंडेंजर मतलब जो कि ख़त्म होते जा रहे हैं, जैसे टाइगर्स हो गया, एलिफेंट्स हो गए, ये क्या होते जा रहे हैं, समय के साथ साथ कम होते जा रहे हैं, इनकी पॉपुलेशन बहुत घटती जा रही है। तो इनके नाम भी इसमें दे रखे होते हैं ताकि हमें पता हो कि ये जो सारे एनिमल्स हैं इन्हें हमें किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाना है, क्योंकि ये कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, इनकी पॉपुलेशन कभी भी ख़त्म हो सकती है। तो हर कंट्री की अपनी एक रेड डेटा बुक होती है जिसमें सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो एकदम ख़त्म होते जा रहे हैं वो लिखे होते हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन से एनिमल्स हैं जो कि इन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन हैं, इंडेंजर हैं। इसके बाद आपका टॉपिक है माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो कुछ एनिमल्स, मोस्टली बर्ड्स होती हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, जो कि क्या करती हैं, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ समय में बहुत ज़्यादा ठंडे जगह पर रहती हैं, ठीक है। उसमें सबसे ज़्यादा फेमस माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं वो है साइबेरियन क्रेन एंड फ्लेमिंगो, ग्रेटर फ्लेमिंगो। ये दो बर्ड्स ऐसी हैं, बहुत फेमस माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। ये क्या करती हैं कि जब इनका अंडे देने वाला समय आता है, लेइंग एग्स वाला समय आता है, तब ये यहाँ पर एकदम जो गर्म प्रदेश होते हैं, गर्म जहाँ पर इलाके होते हैं, वहाँ पर शिफ्ट हो जाती हैं। नॉर्मली ये ठंडे इलाकों में रहती है, लेकिन जब इनका लेइंग एग्स वाला टाइम आता है तब ये गर्म इलाकों में शिफ्ट हो जाती हैं, माइग्रेट हो जाती हैं। इसके बाद आपका टॉपिक है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर का मतलब है कि जो पेपर, आपको पता है पेपर कैसे मिलता है हमें, ट्रीज़ जो काटते हैं उनसे, ट्रीज से पेपर बनता है। तो जितना हम पेपर वेस्ट करेंगे, इसका मतलब हम क्या वेस्ट कर रहे हैं, हमारे ट्री को वेस्ट कर रहे हैं। तो हमें मोस्ट ऑफ द ट्री इस पेपर्स के लिए भी काटे जाते हैं। तो हमें ये मेक श्योर करना चाहिए कि हम पेपर्स को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें, पूरी तरीके से हम उसका यूटिलाइजेशन करें, पूरी तरीके से सेव करने की कोशिश करें, रीयूज़ करें अगर हम यूज़ कर सकते हैं तो, और इसके साथ साथ रिसाइकल करें। आप सभी को पता है कि जो हर महीने में लास्ट में हम जो भी रद्दी इकट्ठी होती है वो रद्दी वाले को दे देते हैं, क्योंकि वो रिसाइकलिंग होने की प्रोसेस में जाते हैं, उन पेपर्स को रिसाइकल किया जाता है। हम जितना ज़्यादा रीयूज़, रिसाइकल करेंगे, रिफ्यूज़ करेंगे, इससे क्या होगा कि जो भी ट्रीज़ हैं वो हम एक तरीके से ट्रीज़ को हम कंजर्व कर रहे हैं।
इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक है रीफॉरेस्टेशन। हमने सब कुछ देख लिया है कि कैसे एनिमल्स एंड प्लांट्स एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, हमें उनको कंजर्व करने की ज़रूरत है। हम कंजर्व कैसे करते हैं, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स और ये सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज उनके लिए बने हुए हैं। इसके साथ साथ हम पेपर्स को रिसाइकल करें, पेपर्स को कम यूज़ करें, इसके साथ साथ रिफॉरेस्टेशन करें। रिफॉरेस्टेशन आपकी लास्ट टॉपिक है, जिसका मतलब है डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को काटना, रिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, पेड़ों को लगाना। तो हम क्या करें, रिफॉरेस्टेशन इज रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज, कि हमने जितने भी पेड़ काटे हैं उसके बदले हम कुछ नए पेड़ लगा दें। इसकी वजह से क्या होगा, बैलेंस जो है वो बना रहेगा। वी शुड प्लांट एटलीस्ट एज मैनी ट्रीज एज वी कट, जितने हम ट्रीज काटते हैं उतने ट्रीज तो हमें लगाने ही चाहिए। ऐसा बोला जाता है हर पर्सन को अपनी लाइफ टाइम में कम से कम एक ट्री तो पूरा फुल ग्रोन ट्री उगाना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारे ट्री से मिले हुए प्रोडक्ट्स को हम यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से ट्री को काटना पड़ता है, तो उसकी जगह हम ट्री को लगा दें। रिटेन आर ग्रीन वेल्थ फॉर फ्यूचर जनरेशन, इसकी वजह से हमारी जो ग्रीन वेल्थ है, ठीक है, फॉरेस्ट को ग्रीन वेल्थ भी बोला जाता है, तो हमारी जो ग्रीन वेल्थ है, ग्रीन संपत्ति है, उसको हम हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रोटेक्ट कर सके। इसी वजह से एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बनाया गया था, जिसका मेन पर्पस क्या था, प्रिवेंशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट, कि नेचुरल फॉरेस्ट जो है उनको जिस तरीके से हम प्रोटेक्ट कर सकें, बचा सकें, नेचुरल फॉरेस्ट को बचाना है, कंजर्व करना है, मीटिंग द बेसिक नीड ऑफ द पीपल लिविंग इन और नियर द फॉरेस्ट। इसके साथ साथ अब ऐसा नहीं है कि हम पेड़ों को काटना ही बिल्कुल ही मना कर दिया है, हम एकदम लिमिटेड क्वांटिटी में काटें, जितनी हमें ज़रूरत है उतनी ही काटें। और इसके साथ साथ जो एनिमल्स को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है, मोस्टली लोग टाइगर्स का बहुत शिकार करते थे, क्योंकि टाइगर्स की जो चमड़ी, जो स्किन से बना हुआ जो कोट्स और चीज़ें होती थी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बिकती थी, इसकी वजह से टाइगर का बहुत ज़्यादा शिकार किया जाता था। लेकिन अब वो पूरी तरीके से बैन कर दिया है, अगर वो ऐसा कोई करता है तो वो इलीगल एक्टिविटी मानी जाती है। तो हमें जितना यूज़ है, जितना हमें ज़रूरत है, हम उतना ही फॉरेस्ट और एनिमल्स को यूज़ करें, प्लांट्स एंड एनिमल्स को यूज़ करें। अगर हमें जितनी ज़रूरत होती है हम उतनी ही चीज़ें यूज़ करेंगे, तो हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे इकोसिस्टम को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।